जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस यानी कि उसकी नींव जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा वो बिल्डिंग स्ट्रांग होने वाली है। उसी तरह अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको एक्सेल के बेसिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hey everyone, this is चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सिर्फ 2-3 दिनों में ही इस चैनल को इतना ग्रो करने में मदद किया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके इस पर्टिकुलर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम को मैंने थोड़ा सा ही बट प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प की है। एंड आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो एंड इस चैनल में आने वाली सारी ही वीडियोस को मैं इसी तरीके से आपके टाइम को प्रोडक्टिव बनाऊं और साथ ही साथ आपको आपके जीवन में न्यू स्किल्स एडअप करने में हेल्प कर पाऊं। देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी सीखना हो ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस पर्टिकुलर चीज के बेसिक्स को सीखना। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी सीखने के चक्कर में उसके बेसिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से जो बेसिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती है वो हमसे छूट जाती है। इसलिए आप जब भी कुछ सीखें तो बेसिक्स को सीखें। अपन जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस यानी कि उसकी नींव जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा वो बिल्डिंग स्ट्रांग होने वाली है। उसी तरह अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको एक्सेल के बेसिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक्सेल में एडवांस नॉलेज पा पाएंगे, उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। क्योंकि एक्सेल में जो बेसिक्स रहते हैं वही बताते हैं कि एडवांस एक्सेल एक्चुअल में काम कैसे करने वाला है। इसलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सेल इन एक्सेल सीरीज की फर्स्ट क्लास, जो कि सिर्फ और सिर्फ होगी अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस ऑफ एक्सेल के ऊपर। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी इसके पहले कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करें। यहाँ पे कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन यूज हो रहा है एंड आप कौन सा वर्जन यूज करें ये मैटर नहीं करता है। अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको आगे वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी। सबसे पहले हमको जानना रहेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। अलग अलग वेज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए। आप डायरेक्टली सर्च मेन्यू, जो सर्च का टैब दिया रहता है आपके डेस्कटॉप पे, वहां पे आप एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे एंड आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो सेकेंड वे होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी भी चीज को हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलने के लिए, वो होता है रन कमांड। विंडोज की प्लस आर प्रेस करते ही लेफ्ट बॉटम में एक बॉक्स ओपन हुआ है जहां पे आप एक्सेल टाइप करें, एंटर प्रेस करें एंड एक्सेल ओपन हो जाएगा। थर्ड वे होता है, बहुत सिंपल सा होता है। बहुत लोगों के डेस्कटॉप पे एक्सेल डायरेक्टली प्रेजेंट रहता है, डबल क्लिक कर सकते हैं एंड एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये होता है हमारे एक्सेल का इंटरफेस। देखिए, एक्सेल का इंटरफेस में सबसे पहले आ जाती है हमारी ब्लैंक वर्कबुक। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, उस पर डेटा लिखा जाता है। वैसे ही एक्सेल में जो काम किया जाता है वो वर्कबुक्स पे किया जाता है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसको हम लोग शीट्स बोलते हैं, उसमें हमारा डेटा आता है। अच्छा, एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स रखता है। टेम्पलेट्स मतलब कि क्या होते हैं कि अपने को पता है कि एक्सेल में कोई भी काम होता है वो किसी पर्टिकुलर टेबल या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है जिसमें हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो एक्सेल क्या करता है, ऐसे आपके डेली यूज में काम आने वाली चीजों के ऑलरेडी टेबल्स बना लेता है या ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट्स बना के रखता है और उसमें इंसर्टेड रहते हैं फॉर्मूला, जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको सिर्फ डेटा उस पर्टिकुलर टेबल या फॉर्मेट में डालना रहता है। फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रहता है एंड आपका जो रिजल्ट है या जो आपका आउटपुट है वो अपने आप उसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जैसे बिजनेस के लिए हो गए, पर्सनल पर्पस के लिए हो गए, प्लानर्स बना सकते हैं आप, लिस्ट बना सकते हैं, बजट्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, कैलेंडर्स बना सकते हैं। मतलब इसमें टेबल्स बनी हुई होंगी, इसमें फॉर्मूला इंसर्टेड होगा, आपको सिर्फ डेटा डालना है और एक क्लिक में आउटपुट आ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हाउस होल्ड मंथली बजट का एग्जांपल दिया हुआ है, उसके साथ आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। आपकी हर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें टेम्पलेट्स दिए गए हुए हैं जो आपके किसी भी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि
टेम्पलेट्स का आपकी लाइफ में क्या यूज है, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अगर अभी तक ने आप इसे चेकआउट नहीं किया तो गो एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल बेसिक बिजनेस इनवॉइस का एक टेम्पलेट को चेक कर लेते हैं। बेसिक बिजनेस इनवॉइस में आप देख सकते हैं कि कंपनी का नाम इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर्मूला ऑलरेडी डला हुआ है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आइटम डालने हैं, अमाउंट डालने हैं, टोटल अपने आप आ जाएगा। इस पे सिर्फ डेटा की चेंज करना है, फॉर्मेट अपने आप बना हुआ है, फॉर्मूला अपने आप लगा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि क्योंकि हम लोगों ने अभी बेसिक बिजनेस इनवॉइस का एक टेम्पलेट को खोला, उसको एक्सप्लोर किया, वो हमारी रिसेंट फाइल में आ गया है। होम टैब, न्यू टैब देखा, उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ओपन टैब। ओपन टैब में क्या होता है कि किसी भी फाइल ने आपने पहले वर्क करके रखा होगा तो वो पर्टिकुलर फाइल रिसेंट फाइल्स में आपकी आ जाएंगी। जैसे इन पर्टिकुलर फाइल्स में मैंने पहले वर्क करके रखा है तो वो मेरी रिसेंट फाइल में दिख रही है। फिर से अब हम होम टैब में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फाइल है जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो जाए। मतलब एक्सेल जो रहता है आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आप फाइल्स को पिन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लोगो के थ्रू। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो पिन हो जाएगी। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इसके ओपन कैसे करना है, पिन ऑप्शन दिया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं जिस फाइल को आपने पिन किया है वो पिन ऑप्शन में आ गई है और आपकी फाइल पिन हो गई है। रीक्लिक करने से आपकी ये जो फाइल हो जाएगी वो अनपिन हो जाएगी। रिसेंट फाइल आ गई है और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था या इंटरफेस था जो एक्सेल में बेसिक हमको जानना जरूरी है। अब अपन फाइनली एक्सेल की वर्कबुक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। सेंटर पे आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल। बुक 1 एक्सेल मतलब कि क्या, इस पर्टिकुलर वर्कबुक का नाम है बुक 1। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके उसको रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल बहुत सारे फंक्शंस के साथ आता है। सबसे पहले टॉप राइट में देखेंगे अपन अपने को अगर इस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है तो क्रॉस मार्क दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर क्रॉस मार्क से आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाजू एक ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन मेरे कंप्यूटर पे है, आपके में है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन है, मतलब मैं साइमल्टेनियसली एक साथ 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन या 4 स्क्रीन चला सकती हूँ, बट एक्सेल में इसका ज्यादा यूज नहीं आ सकता है। उसके अलावा उसका जो मेन यूज रहता है, जो सभी कंप्यूटर में कॉमन रहता है, वो स्क्रीन की साइज को छोटा करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, जैसे कि मैं अभी इस पे आपको करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है मिनिमाइज का। अगर आप एक्सेल की वर्कबुक पे काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं उसको बंद करना, पर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी जगह जाके डेटा देखूं, तो एक्सेल की फाइल को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टैब से डेटा देख सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन क्या हो जाती है मैं आपको शॉर्ट पे बता देती हूँ, डिटेल में आगे बताऊंगी। ये जो लंबा सा फॉर्मेट देख रहे हैं जहाँ पे इतनी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं बताती हूँ, ये रिबन होता है। अगर आप चाहते हैं एक्सेल को फुल स्क्रीन में चलाना तो आप इसे हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ टैब्स देखना चाहते हैं, टैब्स क्या होते हैं, जैसे ये होम लिखा हुआ है, उसके अलावा बाकी क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ड्रॉ लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हमारी टैब्स हो जाती है। अगर आप इनको सिर्फ दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, अगर आप इनके साथ साथ रिबन को दिखाना चाहते हैं तो रिबन भी दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आपको किस तरह से अपनी फाइल का लेआउट चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पे मेरी ईमेल, यहाँ पे मेरी आईडी डली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट की जो आईडी रहती है वो यहाँ पे डली रहेगी। आपका जो अकाउंट जिस नाम से होगा वो यहाँ पे शो करने वाला है। उसके बाद आप लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कि कोई कोई ऐसे ऑप्शन है जहां पे आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन टॉप में हमेशा दिखता रहे, मैं क्विकली एक्सेस कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर टूल को। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। जैसे सेव का ऑप्शन हो गया, अंडो का ऑप्शन हो गया, रीडू का ऑप्शन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सेस टूल बार को, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। किस तरह से, आप कोई भी न्यू टूल को वहां पे ऐड कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर
टूल को जो एग्जिस्टिंग है उसको वहां से हटा सकते हैं। हम हमारे केस में फॉर एग्जांपल ओपन टूल को ऐड कर रहे हैं, ये अभी वाइट नहीं है, मतलब कि इस पे हमारे पास कुछ ओपन करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक की कोई फाइल नहीं बना के रखी है। मैं ओपन को फिर से अनटिक कर दूंगी तो वो क्विक एक्सेस टूल बार से हट जाएगा। देख सकते हैं कितनी इजिली आप उस पर्टिकुलर क्विक एक्सेस टूल बार को अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारे बॉटम लेफ्ट पे। आप देखेंगे लिखा हुआ है शीट्स, प्लस कर सकते हैं, शीट्स ऐड हो जाएंगी। इन पर्टिकुलर शीट्स पे राइट क्लिक करके आप इनके बहुत सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी शीट 4 पे रीनेम का फंक्शन को एक्सेस किया है, जहां पे मैंने शीट 4 का नाम चेंज करके उसे चेतना कर दिया है। अगर मैं शीट को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं राइट क्लिक करके ऐसे ही सारी ही शीट्स को डिलीट कर सकती हूँ। राइट क्लिक करेंगे एंड बहुत सारे ऑप्शन वहां पे आएंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। नाउ अब यहाँ पे आप टॉप पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सी नेम्स लिखे हुए हैं, लाइक होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इन सबको हम बोलते हैं टैब्स। उसके नीचे ये जो टूल्स से भरी हुई इतनी लंबी लाइन आपको दिख रही है, ये पर्टिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं रिबन। अब ये पर्टिकुलर लाइन एक छोटी छोटी लाइंस से डिवाइड कर रही है सबको, जिसका नाम है किसी का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। अगर आपको किसी ने बोला कि होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर में जाना है तो इस वे से आप उसे क्लिक करेंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किसे होम बोलते हैं, किसे ग्रुप्स बोलते हैं, किसे रिबन बोलते हैं। उसी तरह आपके पास इंसर्ट है, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट टैब है, बहुत अलग अलग टैब है जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और बहुत सारे टूल्स के ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं। ओके, अब आप ये पूरी शीट में देख रहे हैं करके छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नामकरण करेंगे अपन। नामकरण कैसे करेंगे कि देखिए, अब यहाँ पे जो कर्सर रखा हुआ है वो कॉलम ए के नीचे रखा हुआ है और रो 1 के बाजू में रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस सेल का नाम हो गया A1। उसी तरह से अगर मैं कर्सर को कॉलम डी के नीचे रखूं और रो 5 में रखूं, मतलब वो वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए उस सेल का नाम हो गया D5। अगर उसको उठा के, कर्सर को उठा के मैं C कॉलम के नीचे और रो 1 में रखूं तो उस पर्टिकुलर सेल का नाम हो गया C1। इसी तरीके से हर सेल का नाम इस पर्टिकुलर नेम बॉक्स में दिखाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आ जाता है अपना फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है कि अपन कोई भी फंक्शंस या फॉर्मूला एक्सेल में डालते हैं तो वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला बार में शो करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है, एक्सेल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वो एक इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। इसलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, बहुत बेसिक सा, इज इक्वल टू 50 लिखा मैंने, प्लस 12 किया, ये आ गया अपना 62। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, एंटर करते ही अपना एक कैलकुलेशन उसने दिखा दिया। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सेल पे सिर्फ डायरेक्टली 62 लिखती हूँ तो क्या डिफरेंस आता है। एक सेल पे मैंने डायरेक्टली 62 लिखा तो फॉर्मूला बार में सिर्फ 62 ही दिखा रहा है, लेकिन ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने इज इक्वल टू लगाया, मैंने सम का साइन लगाया, तो वो पूरा डिटेल दिखा रहा है कि किस तरह से वहां पे 62 आया हुआ है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अब अगर आपको अपने एक्सेल की स्क्रीन साइज को या छोटा करना है या बड़ा करना है, बेसिकली अगर आपको अपने एक्सेल की स्क्रीन साइज को चेंज करना है तो उसके लिए मेनली 3 वेज का यूज किया जाता है। सबसे पहला वे होता है शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके। शॉर्टकट की है Alt V Z। ध्यान रखिएगा, Alt और V को साथ में प्रेस करेंगे एंड देन Z प्रेस करेंगे। ऐसे करते ही आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें जूम करने के लिए अलग अलग परसेंटेज दिए, 200% कर सकते हैं, 75 करके उसे छोटा भी कर सकते हैं। कस्टमाइज के ऑप्शन में जाके अब उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सेल में मैक्सिमम साइज होती है 400% की, इस तरह से जूम हो जाएगा। वापस से रिसाइज करना चाहते हैं, 100% में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करके अपने एक्शन को अंडू भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड वे होता है कि आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस के स्क्रॉल बटन के थ्रू आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्क्रीन साइज की, आप उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, माउस से मैं इसे जूम कर रही हूं और माउस के स्क्रॉल बटन से ही उसे डाउन करके मैं उसे वापस रिसाइज कर रही हूं। नेक्स्ट वे जो होता है अपने
एक्सेल की स्क्रीन साइज को चेंज करने का, आप राइट बॉटम में देख सकते हैं प्लस एंड माइनस का साइन दिया है। प्लस की ओर ले जाएंगे तो आपकी स्क्रीन साइज जूम हो जाएगी और माइनस पे ले जाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा तीनों ही वे में मैक्सिमम साइज 400% होती है, उससे ज्यादा एक्सेल जूम नहीं कर पाता है। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला बार के बारे में बताया था। ये फॉर्मूला बार की पोजीशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला लिखते जाते हैं और वो फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस पर्टिकुलर लाइन में नहीं समा पाता है। इसके लिए हम जो राइट साइड में एरो का बटन दिया गया है, उस पर्टिकुलर एरो के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे फॉर्मूला बार की साइज बड़ी हो जाएगी। फिर चाहे आप जितना भी बड़ा फॉर्मूला लिखें, आप उसी पर्टिकुलर टाइम पे उस फॉर्मूले को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब अपन एक ऐसी चीज करेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर सेल में एक टेक्स्ट लिख रही हूं एंड आप देखेंगे कि अलाइनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेल में मैंने लिख दिया है चेतना। इससे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं चेतना एक टेक्स्ट फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है। जो भी टेक्स्ट फॉर्म रहता है वो एक्सेल में लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है और जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म रहता है वो एक्सेल में राइट अलाइनमेंट में आता है। ठीक है, एक्सेल में हम न्यू चीज सीखने वाले हैं, वो है हमारे कॉलम्स एंड रोज, जो कि एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको टॉप में एक सीरीज दिख रही होगी, अल्फाबेटिकल सीरीज ABCDEFGH करके। ये पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल सीरीज जो रहती है वो हमारे कॉलम्स को दर्शाती है। ठीक है, ये Z तक के जाती है एंड उसके बाद आप राइट बॉटम में देख सकते हैं एक एरो का ऑप्शन दिया हुआ है। उस एरो से आप स्वाइप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि Z पे ये सीरीज खत्म होने के बाद एक न्यू सीरीज स्टार्ट होती है AA AB AC AD करके। और अगर राइट स्वाइप करेंगे तो एक और न्यू सीरीज स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है AZ खत्म होने पे और BA BB BC से स्टार्ट होती है। इसी तरह एक्सेल में टोटल 16,384 कॉलम होते हैं। अगर आप चाहते हैं करके मैं एक्सेल की लास्ट कॉलम में एक्सेस कर दूं डायरेक्टली बिना स्वाइप किए, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस राइट एरो, क्योंकि राइट साइड में आखिरी हमारी कॉलम आ रही है, इसलिए कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करने से आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। अब आप चाहते हैं करके मैं वापस से पहले कॉलम में आ जाऊं अपने एक्सेल की शीट के, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करते ही आप अपने एक्सेल की शीट के फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट साइड में एक न्यूमेरिकल सीरीज दिख रही है 1 2 3 4 करके, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सीरीज हमारे रोज को दर्शाती है। ठीक है, इसी जिस तरह से हमारे कॉलम्स बहुत सारे हैं उसी तरह से हमारे रोज भी बहुत सारी हैं और आप डाउन स्क्रॉल करके अपने रोज को देख सकते हैं। अगर इसकी शॉर्टकट की बताऊं कि आप किस तरह से लास्ट रो में जा सकते हैं, वो होता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो करते ही आप देख सकते हैं 1048576 रोज होती है हमारे एक्सेल में एंड वापस कंट्रोल प्लस अप एरो करके आप अपने फर्स्ट रो में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रेंज ऑफ सेल्स के बारे में। देखिए ये छोटे छोटे बॉक्स जो आपको पूरे वर्कशीट पे दिख रहे हैं, वर्कबुक पे दिख रहे हैं, बेसिकली वो सेल्स होते हैं। लेकिन अगर आपको एक रेंज ऑफ सेल्स मतलब एक साथ बहुत सारी सेल्स को सिलेक्ट करना है तो इस तरह से आप माउस का स्क्रॉल बटन को यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कॉलम D और रो 3 में फर्स्ट सेल इंटरसेक्ट कर रही है एंड लास्ट सेल जो रेंज ऑफ सेल की है वो कॉलम G और रो 11 में कर रही है, इसलिए इस रेंज ऑफ सेल का नाम होगा D3G11। इस तरह से किसी भी रेंज ऑफ सेल की रीडिंग की जा सकती है, उसका नाम होता है कि किस तरह से वो नाम कहलाएगा उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल का। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट जिसपे कुछ और एक्सेल के इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी शीट के बारे में बताया था, अभी कुछ और न्यू इंपॉर्टेंट चीजें मैं शीट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर ऑफ शीट्स को यहाँ पे ऐड किया है तो 1 2 3 शीट्स के नंबर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब इसमें आप कुछ और फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं शीट के, जिसपे आप उस पर्टिकुलर शीट पे कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं उस पर्टिकुलर शीट में चेंजेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर शीट में मैं करना चाहती हूँ कि उसमें टैब कलर देना चाहती हूँ, शीट 2 को मैं चाहती हूँ करके मैं पर्टिकुलर कोई कलर दे दूं। फॉर एग्जांपल मैंने इस
केस में दिया है रेड कलर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो पर्टिकुलर शीट का जो कलर है वो रेड हो गया है। अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन को एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं उस पर्टिकुलर शीट को डिलीट करना चाहूँ तो वो शीट डिलीट हो सकती है। ठीक है, अब कुछ न्यू ऑप्शंस बताने के लिए मेरे को आपको और शीट्स ऐड करके दिखानी पड़ेगी, जहां पे मैं एक शीट के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। नेक्स्ट शीट मैंने ऐड कर ली है शीट 4 में ऐड करते हुए मैंने फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर शीट में कुछ डेटा ऐड कर लिया, मैंने अपना नाम लिख दिया है चेतना करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटा है। अब मैं शीट को डिलीट करना चाहूंगी तो एक पॉपअप आ रहा है और उसमें लिखा के आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट। पहले क्यों नहीं आ रहा था, पहले किसी भी शीट में डेटा नहीं लिखा था, इसलिए वो डायरेक्टली डिलीट कर दे रही थी। अब ये पॉपअप आ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर अब आप इस शीट को डिलीट करेंगे तो ये शीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और आप अंडू मतलब कंट्रोल Z करके भी उसको वापस नहीं पा सकते हैं। आपका जो डेटा था वो भी डिलीट हो गया है। रीडू करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Y। ठीक है, ये हुए शीट के कुछ इंपॉर्टेंट बात तो शीट की हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि शीट को इंसर्ट करने के लिए 3 वेज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लस का साइन बताया था, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड वे होता है राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन है एंड आप उसके थ्रू भी अपनी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शॉर्टकट की, जो कि होता है शिफ्ट प्लस F11 करके भी आप अपनी न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इन शीट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें राइट क्लिक करके इन पर्टिकुलर सारी ही शीट्स को डिलीट करने वाली हूं। अब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्क्रीन की साइज को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप Alt स्पेस R प्रेस कर सकते हैं, जिसके आपकी स्क्रीन की साइज रीस्टोर हो जाएगी। फिलहाल बैकग्राउंड पे मेरी स्क्रीन ओपन है तो मैं उनको क्लोज कर देती हूँ एंड देन देखिए आपकी स्क्रीन की साइज रीस्टोर हो गई है। मैं वापस उसको मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ तो फिर से एक शॉर्टकट की अपनाऊंगी Alt स्पेस X। इससे हमारी स्क्रीन की साइज जो पहले थी वो वापस आ जाएगी, मतलब मैक्सिमाइज हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। क्या होता है करके हम कुछ सेल्स में अपना डेटा तो लिख लेते हैं, बट फिर बाद में हम रियलाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में मेरे को अपना डेटा नहीं लिखना था, दूसरी सेल में लिखना था, और हम चाहते हैं करके मैं फिर से टाइप ना करूं और वही डेटा को उठा के किसी और सेल में शिफ्ट कर दूं। तो एक्सेल में बिल्कुल इसकी भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप किसी सेल में जाइए जहां पे आपका डेटा लिखा हुआ है, वहां पे आप जाएंगे और कर्सर को रखेंगे तो आप देखेंगे अभी कर्सर का जो पॉइंट है वो चेंज हो चुका है। अब आपको चारों तरफ पॉइंट करते हुए एरोज दिखेंगे। आप उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करें एंड ड्रैग कर सकते हैं किसी और सेल में, तो आपका जो डेटा है वो इजीली शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से कॉलम डी से उठा करके कॉलम एच पे रखा तो मेरा डेटा जो रेंज ऑफ सेल का नाम था वो शिफ्ट हो गया है D3G11। ओके, इसी तरह से आप अपने डेटा को किसी भी सेल के ऊपर रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक बहुत शॉर्टकट वे होता है। अब कभी भी आपसे गलती हो जाती है अपने डेटा को किसी सेल में टाइप करते समय। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक नेविगेशंस के ऊपर। बेसिक नेविगेशंस मतलब कि क्या, बिना माउस को टच किए मैं अगर एक सेल से दूसरी सेल में जाना चाहती हूँ तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करके मैं किस तरह से जा सकती हूँ। सबसे पहले आ जाता है एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करते हुए आप डाउन में आ जाएंगे। उसके अलावा टैब प्रेस करेंगे तो आप राइट लेफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक और वे होता है, एरो की दी रहती है आपके कीबोर्ड में, जिससे आप अप डाउन राइट लेफ्ट कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सेल में जा सकते हैं बिना माउस का यूज किए हुए। उसके बाद बहुत सारी और फंक्शंस आ जाते हैं हमारे एक्सेल में, बेसिक चीजें आ जाती हैं एक्सेल में, जैसे कि पेज अप और पेज डाउन का ऑप्शन होता है। मतलब आप फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज में आ सकते हैं पेज अप या पेज डाउन का यूज करके। अगर आपने कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन का ऑप्शन यूज किया है, मतलब शॉर्टकट की को यूज किया है, तो आप डाउन साइड देख सकते हैं कि हम हमारे शीट्स में मूव कर रहे हैं। मतलब मैं पहली शीट से दूसरी शीट में जा रही हूँ शॉर्टकट की का यूज करके, माउस का यूज करके नहीं, शॉर्टकट की का यूज करके। मैंने कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाया, मैं तुरंत ही दूसरी शीट में चली गई। कंट्रोल प्लस पेज अप दबाया, मैं तुरंत ही पहली ही शीट पे वापस आ गई।
इसके अलावा कुछ और भी बेसिक नेविगेशंस होते हैं, वो नेविगेशंस तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब इसमें कुछ डेटा लिखा हो, जो कि मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास जहां पे डेटा एंट्री की क्लास होगी उस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बातें ग्रुप्स की मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड के साइड में एक छोटा सा एरो दिया हुआ है। वो पर्टिकुलर एरो पहले आपको बताएगा कि वो ग्रुप क्या कंटेन करता है, वो ग्रुप किस चीज के बारे में बताता है। अगर उस एरो पे आप क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आ सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड बहुत सारे ऑप्शंस उसमें रहते हैं उस ग्रुप से रिलेटेड जो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप उस एरो पे अपना कर्सर 2 सेकंड के लिए रखे रहेंगे तो आपको वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या बताता है, किस चीज के लिए यूज आता है और इसमें कौन कौन से टूल्स कंटेन है। अब आप देख सकते हैं एक न्यू चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी और ये बहुत अच्छी और बहुत फायदेमंद होती है जब आप रियल वर्ल्ड में एक्सेल का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ही कहा था, एक्सेल का मैं यूज कराऊंगी जो कि होगा रियल वर्ल्ड बेसिस पे, मतलब आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने अपना कर्सर को व्यू और हेल्प टैब के बीच में, टैब अब आपको पता चल गया टैब्स किसे कहते हैं, व्यू और हेल्प टैब के बीच में रखा और उसके बाद मैंने वहां पे जाके उसे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते हुए मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला आता है कस्टमाइज का। कस्टमाइज क्या करेंगे, हम हमारे उस पर्टिकुलर रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि क्या, आप अपने मनचाहा टैब वहां पे जोड़ सकते हैं या वहां से उस पर्टिकुलर टैब को रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको सारे टैब्स की यहाँ पे डिटेल दिख रही है। ठीक है, अब उसके बाद मैं अब यहाँ पे चाहती हूँ करके मैं एक नया टैब ऐड कर लूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम के लिए उस पर्टिकुलर टैब को ऐड कर लूँ जो कि मेरा काम है ऑडिट, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑडिट का टैब। तो आप नीचे जाएंगे, वहां पे न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है। न्यू टैब में जैसे आप क्लिक करेंगे आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। रीनेम पे क्लिक किया राइट क्लिक करके और मैंने इसका नाम दे दिया है ऑडिट। ओके करेंगे और आप देख सकते हैं टॉप पे कि हमारा न्यू टैब आ जाएगा। न्यू टैब के अंदर मैं न्यू ग्रुप भी ऐड करना चाहती हूँ। मैं कुछ टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके बाद मैंने बॉर्डर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। मैं चाहती हूँ करके जो मेरा ऑडिट का टैब है उसके अंदर जो ग्रुप बना रहेगा उसमें 2-3 फंक्शंस अवेलेबल होने चाहिए और मैंने उस ग्रुप का नाम भी दे दिया है। मैं उस ग्रुप का नाम देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑडिट टूल्स। मैंने इस ग्रुप का नाम दिया है ऑडिट टूल्स। ऑडिट टैब के अंदर मैंने ग्रुप का नाम दिया है ऑडिट टूल्स और ये मैंने कर लिया है ओके। तो अब फाइनल ओके करेंगे इसे हम लोग और टॉप पे आप देख सकते हैं कि एक नया टैब ऐड हो चुका है जिस टैब का नाम है ऑडिट और उसके अंदर एक नया ग्रुप भी आ गया है जिसका नाम है ऑडिट टूल, जहां मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत सारे नहीं लेकिन 2 टूल्स तो ऐड किए थे जो कि है बॉर्डर्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं चाहती हूँ करके इसका काम हो गया है, मैं ऑडिट का टूल हटाना चाहती हूँ। तो फिर से आप कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और इस पर्टिकुलर टूल को इस पर्टिकुलर टैब को रिमूव कर देंगे और आप देखेंगे कि अब वो टैब वहां से हट चुका है। ठीक है, ओके। So now the class ends here. But wait, अब आप वीडियो को बंद मत करना क्योंकि अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए क्लास के स्टार्ट में ही एंड मेरी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने पहले ही कहा था कि इस चैनल को मैंने शुरू ही इसलिए किया है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाला जाए। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अपकमिंग वीडियोज़ को लेकर के या कोई डाउट है या अगर आप चाहते हैं करके मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ या उस चीज़ पे एक्सप्लेन करूँ या उस चीज़ को इस वे में बताऊं कि आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिए एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करूं और आपकी मनचाही वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल में मैं अपलोड करूं। थैंक यू इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके इतने प्रीशियस टाइम को प्रोडक्टिव बनाया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि जितना ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही आपके भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।